हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। चैप्टर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 11वीं क्लास 12वीं क्लास CBSE वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस NIOS बोर्ड में जो पढ़ते हैं उनके लिए तो है ही है, प्लस यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है। ये जो है आपके समक्ष होगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का डोज आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में जो बात रहती है इसमें हम जो पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और इसका क्या प्रोसीजर है और इसमें कितना महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, ये सारे कुछ होगा। और बहुत ही जो है चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our chapter 10th, nitrogen metabolism. Friend, what do you mean to nitrogen metabolism? The nitrogen metabolism for all the living organisms are basically composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and many other form of chemical element. This element contribute to a finely organized various biomolecules present in the cell. Nitrogen is the next to be carbon of ammonia acid, protein, enzyme, vitamin, alkaloids, and the some growth of hormones. Therefore, a study of the nitrogen metabolism is the result of this essential because their entire life process is depending on this nitrogen containing molecules. In this lesson, you will learn about the various aspects of the nitrogen metabolism, include nitrogen fixation and nitrogen accumulations in a plant. After the complete this lesson, you will be able to describe the mode of nitrogen fixation both biologically and abiologically, and explain the step of involved nitrogen fixation by the free living organism, and explain to the mode of symbiotics nitrogen fixation in the luminous is the plants, and describe the accumulations of nitrate and ammonia by the plants, and describe the amino acid synthesis in the plant. So come to the Hindi. दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो है उपचाय जो हमारा हिंदी में चैप्टर आप करने हम जा रहे हैं। देखिए, ये जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी नाइट्रोजन उपचाय कहते हैं नाइट्रोजन जो है कई क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप चाहे जो मर्जी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो 11th हो या 12th हो, कुछ भी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सिलेबस एक जैसा ही होता है। नाइट्रोजन को हर जगह नाइट्रोजन ही कहते हैं और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ही होता है। तो आपको कन्फ्यूज़न होने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है, जिन बच्चों के सिलेबस में है, वो ये जो है टॉपिक देख सकते हैं और उसका जो है भरपूर ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। कहते हैं नाइट्रोजन जो
उपाचाय होती है, वो सभी जीवधारी मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य अनेक रासायनिक यौगिक से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कोई भी जीवधारी है, ठीक है, सभी जीवधारी में जो है कार्बन मुख्य होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और जो आपके समक्ष जो होते हैं नाइट्रोजन। तो ये सारी चीज़ें जो होती बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें ऑक्सीजन का जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। कहते हैं अन्य रासायनिक यौगिकों से मिलकर ये सारे जीव जंतु जो है बने हुए हैं। ये अणु मिलकर अत्यंत कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव अणु बनाते हैं। कहते हैं कार्बन के बाद जो है जीवधारियों में पाए जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है नाइट्रोजन है। देखिए सबसे अधिक जो है कार्बन है, जिसकी अमाउंट काफ़ी होती है, उसके बाद नाइट्रोजन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है सभी जीवधारियों में। कहते हैं नाइट्रोजन किसी भी जीव कोशिकाओं में एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, एक्सलाइड तथा कुछ वृद्धि हार्मोन का प्रमुख घटक भी रहा है। कहते हैं नाइट्रोजन अपचय का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये समस्त जीवधारी प्रक्रिया इन्हीं नाइट्रोजन युक्त अणुओं पर निर्भर करते हैं। चलिए इस पार्ट में जो है आप पौधों में नाइट्रोजन उपचार से संबंधित विभिन्न आयामों जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रोजन स्वर्गीकरण के विषय में जो है विस्तार से समझोगे। ठीक है, जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, जब ये समझ लोगे, तो आप कई बातें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधियाँ क्या है, इसमें जैवी अजैवी जो घटक है वो किस प्रकार जो है अपना योगदान यहाँ देता है। उसके पश्चात मुक्ति जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाओं विधि में चरणों का अध्ययन भी कर पाओगे कि मुक्ति जीव जो होते हैं कैसे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और उनका क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान होता है। साथ में दलहीन पौधों में जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया विधि का वर्णन करोगे और जानोगे कि भाई दलहनी पौधे होते हैं, जैसे दाल वाला पौधे होते हैं, तो उसके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं और इसका क्या महत्व रहता है और किस प्रकार से जो है फार्मर को कृषि करने की आवश्यकता है दलहनी पौधों के साथ। कहते हैं पौधों द्वारा नाइट्रोजन और अमीनों की स्वीकरण का भी हम जान पाएंगे जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। साथ में पौधों में अमीनो अम्ल के संश्लेषण का किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। Our next topic is molecular nitrogen. What do you mean to molecular nitrogen? So here nitrogen is a primary present in the atmosphere freely in the dinitrogen or nitrogen gas. It is a present in the combined from as chemins, saltopaters as sodium nitrate and chalas in a South America is a major source of this nitrate nitrogen. The molecules nitrogen is a diatomic nitrogen N2 is a highly stable as it is a triple bonded is a N triple bonding N. Because of this stability of molecules nitrogen as such is not a very reactive in the atmosphere. Under the normal condition and in atmosphere molecules nitrogen is 78.03% by the volume and it has a very low boiling point of minus 195.8 Celsius, which even the lower than that of oxygen. Protein present in the living organism contain about 16% of nitrogen. There is a molecules nitrogen, the most important for the all living organism on here. Here first topic is nitrogen cycle. Friend, you have learned to the small class their nitrogen cycle is a very important diagram. Their nitrogen is assembly constituent of the living beings. Is the nitrogenous base are part of the nucleic acid and protein are made up of amino acid. And which nitrogen is on the important constituent as you already know about the important for these two biomolecules. First is the air has a 78% and nitrogen, but is the most of the living beings is cannot be utilized the atmospheric nitrogen. So nitrogen molecules is convert this nitrogen into the insoluble form. The lighting fixed nitrogen is ammonia and nitrogen fixing bacteria like rhizobiums. The rhizobiums is a nitrogen fixing bacteria and which live in the root of leguminous plant like a pea, rajma, beans, pulse, etc. So also convert to the nitrogen into the ammonia. The most plant is absorbed to nitrate from a soil and the reduce it is an ammonia in the cell from a further metabolics reaction and dead organism and their extract like a urea and decomposed by bacteria into ammonia and by a different set of bacteria into the nitrate. These are left in the soil for use of plant
In this way, nitrogen cycle is self-regulated, but human activity have a causing the steady loss of soil nitrogen. Here, so in this diagram of nitrogen cycle, friend, here show the nitrogen cycle. There is nitrogen in our atmosphere, present atmosphere. There is a suddenly go to nitrogen fixation bacteria and nitrate will denitrify of bacteria. There is a plant, animal, dead organic matter, urea extract and the degraded by the bacteria or amino NH3 bacteria and it is nitrate. There is a circle is a complete for the first and the last is a four. There is important cycle of nitrogen. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आणविक नाइट्रोजन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। आपको पता ही होगा जो आणविक नाइट्रोजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कई मायने में कई जीवों के लिए, ठीक है, और कई जीव क्या हर जीव के लिए जो है इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं नाइट्रोजन जो है वातावरण में मुख्यतः मुक्त रूप में डाई नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, यह संयुक्त रूप से चीली सल्फेट पीटर और सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी पाई जाती है, यानी चीली सल्फेट पीटर के रूप में और सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी आपके समक्ष पाया जा सकता है। कहते हैं दक्षिण अमेरिका का चिली क्षेत्र जो है नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत माना गया है। कहते हैं आणविक नाइट्रोजन अथवा द्वि आणविक नाइट्रोजन एक अत्यंत अस्थायी पदार्थ है, क्योंकि इनमें है जो है त्रिबंध पाई जाती है। आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के जो है त्रिबंध होते हैं, उसी तरह नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जो है ये जुड़े हुए होते हैं। अपने अस्तित्व के कारण सामान्य परिस्थिति में जो है आणविक नाइट्रोजन ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं। वातावरण में आयतन के हिसाब से जो है ये सदैव ही कहते हैं 78.03% नाइट्रोजन है तथा उनका जो है क्वथनांक ऑक्सीजन से भी कम है, यानी -100 जो है 95.8 सेल्सियस होती है। तो समझ सकते हो कि इसकी जो क्वथनांक है बहुत कम है। कहते हैं जीवधारियों में पाए जाने वाले प्रोटीनों में जो है लगभग 16% नाइट्रोजन ही होता है, यानी आप समझ सकते हो कि जो जीवधारी होते हैं उसमें जो है 16% जो है नाइट्रोजन ही होती हैं। कहते हैं नाइट्रोजन चक्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे उस समय भी जो 6वीं 5वीं क्लास में ये जो था नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था। और कहते हैं 9th क्लास में भी नाइट्रोजन साइकिल आपको मिला होगा करने को। तो आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बहुत कुछ मालूम है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन साइकिल अपना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ योगदान दे रहा है, यानी नाइट्रोजन चक्र जो है। नाइट्रोजन सजीवों का एक अनिवार्य अवयव है। देखिए नाइट्रोजन जो है हर एक सजीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव माना गया है। कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार सभी न्यूक्लियस अम्लों के भाग है और प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने भी होते हैं तथा नाइट्रोजन इनका एक महत्वपूर्ण घटक है। आप इन दो जैव अणुओं के महत्व के बारे में पहले ही जान चुके हो और समझ भी चुके हो। कहते हैं नाभिक वायु में जो है 78% नाइट्रोजन जो है विद्यमान, यानी 78%। देखिए दोस्तों, अब देखिए नाइट्रोजन की सबसे अधिक अमाउंट है, यानी 78% अगर नाइट्रोजन है फिर तो ऑक्सीजन बहुत ही कम, यानी 28% के आसपास या 22% इसी के आसपास ही माना जाएगा। तो देखिए जब 78% अगर नाइट्रोजन है तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी ये आप समझ सकते हो खुद ही। कहते हैं विद्यमान होता है, फिर भी अधिकांश जीव वातावरण के नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका भी कोई कारण है। कहते हैं नाइट्रोजन चक्र इस नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तन करता है। ठीक है, आकाश की बिजली की चमक यानी लाइटिंग, ठीक है, और नाइट्रोजन के अमोनिया NH3 में स्वीकृत करती है। और आपको पता है कि इसके लिए जो है राइजोबियस नाम की जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, राइजोबियस नाम की जो बैक्टीरिया होती है, जैसे नाइट्रोजन स्वीकरण के जीवाणु जो कि फलीदार पौधों में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियस जो नाम के जीवाणु जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? फलीदार पौधे, यानी जो दाल उल होते हैं उनमें पाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना यहाँ जो है रोल अदा करता है। जैसे आप कह सकते हो मटर के पौधा हो गया, राजमा, सेम, मूंग आदि दलहन पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। कहते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। अधिकांश पादप जो होते हैं मृदा यानी मिट्टी से ही नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं और इनकी कोशिकाओं में जो है अमोनिया में बदल देते हैं, ताकि आगे चल के जो अपचायी अभिक्रिया में इसका उपयोग हो सके। कहते हैं जीवाणु मृत जीवों और उनकी जो विष्ठा जैसे यूरिया व्यज्य पदार्थ को अपघटित कर जो है अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, और कहते हैं जीवाणुओं का एक अन्य समूह इन्हें नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये अपघटन पदार्थ
जो है मिट्टी में रह जाते हैं, जिनका उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक में नाइट्रोजन तंत्र स्वयं ही नियंत्रित होती है, परंतु मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो है जो मिट्टी की नाइट्रोजन का निरंतर हर्ष होता जा रहा है, या नाइट्रोजन जो है इंसानों के क्रियाविधि के कारण सदैव जो है ये नष्ट होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे समक्ष है आप देख सकते हो नाइट्रोजन चक्र है। कहते हैं सबसे ऊपर जो है वातावरण में नाइट्रोजन, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन स्वीकरण जीवाणु में चला जाता है, फिर नाइट्रोजन NO2 में चला जाता है, फिर ये विनाइट्रिक्स कारक जीवाणु में चला जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो होता है पादप प्राणी दोनों में ही होता है। कहते हैं दोनों जो होते हैं मृत जैविक पदार्थ यानी यूरिया विषक्त होते हैं, जीवाणु द्वारा अपचयित होते हैं और अमोनिया जो है जीवाणु फिर से रिलीज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत आसान है, जिसको जो है आप आसानी से कर सकते हो। इसको करने में आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान डायग्राम है। इससे अधिक आसान डायग्राम शायद आपको कहीं मिले भी ना, तो इसको ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल जो है कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी क्लासों के बच्चों के लिए, और ये अपना जो है इम्पोर्टेंट स्थान भी रखता है। Our next topic is nitrogen fixation, biological and abiological. Friend, what do you mean to nitrogen fixation in the biological and abiological? So here, the conservation of the molecules nitrogen into compound of nitrogen, especially amino, is called nitrogen fixation. Here, conversions of molecules nitrogen into the compound of nitrogen, especially amino, is called nitrogen fixation. The nitrogen fixation is the reductive process. Nitrogen fixation is a reductive process. Nitrogen fixation will be stopped if there is no reduced condition of or if oxygen is present. So this is a nitrogen fixation may be take place by two different method. This is a take place by the two different method is biologically and abiologically. Here friend, abiologically and biologically, the first of all is biological nitrogen fixation. What is this? Is the biological nitrogen fixation? So here in biological nitrogen fixation, the nitrogen is reduced to amino without involving any living cell. The biological fixation can be of two types. The first is industrial and second is a natural. First is a industrial and second is a natural. There are types of a biological nitrogen fixation. For example, in the Haber's process. An example is a Haber's process. Synthetic ammonia is produced by the passing of mixture of nitrogen and hydrogen through a bed of catalyst iron oxide at a very high temperature and pressure. So here giving to the reaction nitrogen plus hydrogen, there is a formation of the 500 Celsius and 1000 atmosphere pressure to is ammonia 2NH3. Ammonia is a formation. This is an industrial fixation wherein the nitrogen get reduced to ammonia, and the natural process nitrogen can be fixed especially during to the electrical discharge from a electrical discharge in atmosphere. It may be occurred during to lighting storm when the nitrogen is there. Atmosphere can be combined with the oxygen to form a oxide of nitrogen. Here second reaction is N2O2. The formation is 2NO is a balanced chemical equation and react by O2. The formation is 2NO2. This oxide of nitrogen may be hydrate and trickles down to the earth is combined nitrate and nitrate. There is a second is a biological nitrogen fixation. What do you mean to the biological nitrogen fixation? Then is a chemically this process is the same as a biologically. Chemically this process is same as a biologically. Biological nitrogen fix is reduction of the molecule nitrogen to ammonia by a living cell in presence of enzyme called nitrogenesis. Is called by nitrogenesis in biological nitrogen fixation.
दोस्तों यहाँ पर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो होती है दो तरह के प्रोसीजर जो है उपयोग की जाती है, एक जैवीय, एक होता है अजैवीय। देखिए दोस्तों, जैवीय अजैवीय जो है अपना जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं आणविक नाइट्रोजन के यौगिक विशेष अमोनिया में परिवर्तन करता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण तब कहलाता है जो आणविक नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के यौगिक से मिलके अमोनिया में परिवर्तन करता है, तब जाके कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक अपचायक प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, ये एक जो है अपचायक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्थात यदि अपचायक परिस्थिति न हो, यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कहते हैं ऑक्सीजन उपस्थित हो तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। यानी अगर ऑक्सीजन वहाँ पर मिलता है तो नाइट्रोजन होगा ही नहीं। अगर साधारण शब्दों में बताया जाए, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो कोई भी दलीदार पौधों को आपको ज़मीन में दबाना पड़ेगा। जब आप दबा दोगे तो वह सड़ गल जाएगा, तब जाके जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अगर वो खुला वायु में रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो शायद नाइट्रोजन फिक्सेशन होना संभव नहीं होगा। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा था। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दो विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। देखिए इसके लिए अजैविक और जैविक, यानी अजैविक जिसको हम अबायोलॉजिकली कहते हैं और जैविक जिसको हम जो है बायोलॉजिकली कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, अजैविक का मतलब होता है अबायोलॉजिकली और जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकली। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट में आता है अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? ठीक है, अबायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो इसमें ये बताया जाता है कि बिना किसी जीव कोशिकाओं के भाग लिए नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन हो जाता है। बिना किसी जीवित कोशिकाओं के भाग लिए नाइट्रोजन का जो है अमोनिया में अपचयित हो जाता है, जिसे हम अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो बहुत आसान वर्ड है कि बिना किसी जीवित कोशिका के भाग लिए, यानी इसमें कोई जीवित कोशिका भाग नहीं लेता है। ठीक है, जीवित कोशिका समझते ही हो गया आपको कि कोई जो है जिंदा चीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, और इनके अनुपस्थिति में जो है नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन हो जाता है, जिसे जो है अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये दो प्रकार में कन्वर्ट हो जाता है, एक औद्योगिक एक प्राकृतिक, यानी इंडस्ट्रियल और नेचुरल में कन्वर्ट हो जाता है। नेचर में इट इज़ द टू टाइप्स ऑफ कन्वर्टेड इनटू अजैविकली यानी अबायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है, आपको याद भी रखना चाहिए कि अबायोलॉजिकल जो है यानी अजैवीय है, वो दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जो है औद्योगिक और प्राकृतिक। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जो है हैवर प्रक्रिया में जब नाइट्रोजन, देखिए एक हैवर जो हमने पिछले जो है चैप्टर में किया था, हैवर प्रक्रिया में जब नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन मिश्रण को उच्च ताप पर उच्च दाब पर आयरन ऑक्साइड के उत्प्रेरक की सतह पर प्रभावित करते हैं तो अमोनिया का जो है संश्लेषण होता है। ये हमने पहले भी किया है, क्योंकि आपको जो हमने प्रीव्यू चैप्टर किया तो उसमें हैवर प्रोसेस हमने किया था। ठीक है, अगर याद हो, चाहे अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हैवर प्रोसेस जो है कई बार एग्जामिनर का भी फेवरेट रहा है और एग्जाम में भी आया है। कहते हैं ये औद्योगिक स्थिरीकरण है तथा नाइट्रोजन अमोनिया में अपचयित हो जाती है। देखिए जब औद्योगिक स्थिरीकरण होती है, जब औद्योगिक लेवल पे होती है तो इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, नाइट्रोजन अमोनिया में अपचयित हो जाती है। जैसे कि N2 3N2 इस जो है 500 सेल्सियस पे होगा, इसमें जो है 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पश्चात ये तो था इंडस्ट्रियली, यानी जो ये औद्योगिक तौर पे जो है इसका कैसे अपचयन होता है। उसके पश्चात होता है प्राकृतिक प्रक्रिया में क्या होती है। देखिए प्राकृतिक हमने दो टाइप के पढ़ा था ना, जो अबायोलॉजिकली थी वो दो प्रकार की थी, एक थी औद्योगिक इंडस्ट्री, एक थी नेचर। तो नेचुरल में क्या प्रक्रिया होती है, कहते हैं प्राकृतिक में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वातावरण में होने वाली विद्युत प्रवेश द्वारा भी होता है। यानी जब बिजली चमकता है, आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है, चमकने के समय वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देता है। यानी ये नाइट्रोजन क्या करता है दोस्तों, ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, N2 + O2 = 2NO। ठीक है, यानी 2NO2 में कन्वर्ट करता है। कहते हैं नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड जलायोजित होकर जो है पृथ्वी के नीचे नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट संयुक्त यौगिक के रूप में रिस जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो औद्योगिक में जो है कैसे बनता है
और जो है आपका बिजली प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। देखिए, रासायनिक रूप से यह प्रक्रिया अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समान ही है। यानी कहते हैं रासायनिक रूप से यह प्रक्रिया अजैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समान ही है। जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है आणविक नाइट्रोजन का जो है जीवित कोशिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन जैसे एंजाइम द्वारा अमोनिया में अपचयन होता है। यानी कहते हैं आणविक नाइट्रोजन का जो है जीवित कोशिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजस एंजाइम द्वारा जो है ये अपचयन होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है। Our next topic is nitrogen fixation by the free living organism and the symbiotic nitrogen fixation. Friend, it's the most important topic, nitrogen fixation by their free living organism and symbiotic nitrogen fixation. Here, the nitrogen fixation is the destructive properties is possessed by a select groups of organism, and because of the presence of enzyme nitrogenesis in them. The process of nitrogen fixation is the primary confined to be microbial cells like a bacteria and cyanobacteria. These microorganisms may be independent and free living. Friend, there is a microorganism may be a dependent and free living organism here shown in this table. Here, some free living macro which is the fixed nitrogen. First of all is a Clastotridium. Clastotridium is a anaerobic bacteria. Here is a non-photosynthetic is a status. And second is Globulacella. Globulacella is the Faeculotis bacteria is a non-photosynthesis in the status, and as Azotobacter is the aerobics bacteria. There is a non-photosynthesis is the status, and the Rhadosporidium. The Rhadosporidium is their purpose non-sulfur bacteria photosynthesis. The Rhabdopadilium bacteria is the most important for the purple non-sulfur bacteria on the exam view and the PMT question also. There is a next is Anabina. Anabina is there is the cyanobacteria. It is the most important of photosynthetics only. There is a processing of photosynthesis is some other important question from here. Some microbes may become associated with their other organism and the fixed nitrogen. Their host organism may be a lower plant or higher plant. The host organism and the nitrogen fixing microbes establish a special relationship is called symbiosis. Their special relationship is called to the symbiosis because of nitrogen fixation macrobe. There and this is the result is a symbiotic nitrogen fixation. Here so in this table some symbiotic nitrogen fixing organism. The first of system is a lichen. There is a symbiontes is a cyanobacteria and fungus. A second is a Barophyta. Barophyta is there cyanobacteria and the Anthroceras. Anthroceras is the example is the savonites. And the Petrodophyta. Petrodophyta is the cyanobacteria and the Azolla. Azolla and the example. The next is the Gymnosperm. Gymnosperm is there is the cyanobacteria and the Cycus. The next is Angiosperm. Angiosperm is the Lismens and the Rhizobiums. They are important example for the PMT questions. And Angiosperm is a non-leguminous plant and the Actosomycete. Entomycete is the such as the Luna and the Marica and Perusa. There is another is a Angiosperm. Angiosperm is a Brazilian grass. The Brazilian grass is the most important example of Angiosperm. The Radiotradius is the scientific name and corn and the Azospirillum. Azospirillum is the scientific name here. पर बात रखता है। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कुछ विशेष जीवों द्वारा ही किया जाता है क्योंकि उनमें एक विशेष एंजाइम नाइट्रोजन जीनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन जीनस पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ योगदान देता है। कहते हैं इसमें जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, यह मुख्यतः सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं जैसे जीवाणु तथा
जो है एनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग होती है, जिसको हम एनोबैक्टीरिया को जो है हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, जो आप भी छोटे क्लास में पढ़े होंगे। नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो काई के रूप में होते हैं। ये सूक्ष्म जीवी जो है आत्मनिर्भर तथा मुक्त रूप से रहते हैं, यानी ये आत्मनिर्भर रहते हैं, इनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप देखते होंगे जहाँ पानी चलती है वहाँ काई लग जाती है, तो नीलहरित शैवाल देखना आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया गया है। इसके पश्चात कहते हैं कुछ जो है मुक्ति जीवी जो है सूक्ष्म जीवो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर स्थिरीकरण करते हैं। देखिए एक तरफ तो है सूक्ष्म जीव, दूसरी तरफ है स्थान, जहाँ कहाँ स्टेटस पे करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है क्लास्ट्रोडियम जो होती है दोस्तों अवायवी जीवाणु है, यानी अवायवी है ये, और ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, यानी अप्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में जो है ये अपना जीवन यापन करती है, इसलिए इसको अवायवी जीवाणु भी कहते हैं, यानी वायु की अनुपस्थिति में जो है अपना जीवन करता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? क्लास्ट्रोडियम्स जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है क्लोबेलेसिला, ठीक है। जो क्लोविसेला है वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें विकल्पी जीवाणु है, ये विकल्पिक है, ये भी अप्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती है, जो कि इसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पश्चात तो आपको पता है कि नाम सुना सा लगता है, जैसे एजोबैक्टर जो होती है वायवी जीवाणु होती है, यानी वायु की उपस्थिति में ही जो है अपना क्रिया करती है, इसलिए इसको अप्रकाश संश्लेषी भी रहते हैं, क्योंकि वायवी जीवाणु है लेकिन इसका जो स्थान होता है अप्रकाश संश्लेषण में अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद रेडोस्पोलियरियम, ठीक है। जो रेडोस्पोरियलियम जो होता है ये बैगनी गंधकहीन जीवाणु होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन से जीवाणु जो रहते हैं, ठीक है, जो मुक्तिजीवी में आते हैं। तो इसमें जो है आपके समक्ष दो ही नाम रहता है, रेडोस्पोरियलियम, ठीक है, और एक है एनावीना भी उसमें से एक है, जिसमें एनावीना जो है कहते हैं ये जो है साइनोबैक्टीरिया होता है, ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना जीवन यापन करता है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। कहते हैं यहाँ कुछ सूक्ष्म जीवों अन्य जीवों में साथ मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जैसे पोषित जीव निम्न कुल के पौधे अथवा उच्च पादप समूह से हो सकते हैं। पोषित जीव तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच का एक विशेष संबंध स्थापित करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं जिसे सहजीवी भी कहते हैं, यानी इसका जो नाम दिया गया है दोस्तों सहजीवी दिया गया है, यानी सिम्बायोटिक्स नाम से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तथा यह जो है प्रक्रिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही भी कहलाता है, यानी इसी को जो हम है क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से भी रहता है और आपके लिए भी है। कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीव जो है जिसको आपको जानना चाहिए और आपके दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले तो लाइकेन आता है, ठीक है। लाइकेन जो होता है साइनोबैक्टीरिया होती है, जो जिसे हम नीलहरित शैवाल एवं कवक की विविध जातियों के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपके समक्ष जो है बायोफाइटा है। बायोफाइटा जो होती है साइनोबैक्टीरिया एवं जो है एंथ्रोसिरोस के साथ जो है अपना ये जीवन यापन करती है। उसके पश्चात है टेरोफाइटा जो होती है दोस्तों, टेरोफाइटा आप देखोगे तो साइनोबैक्टीरिया एवं एजोला के साथ अपना रिएक्ट करता है, यानी इसका जो होता है जीव कौन सी होती है, साइनोबैक्टीरिया एवं एजोला। उसके बाद है अनावृत बीज पौधे होते हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया एवं जो है साइकस के पौधे आ जाते हैं। इसमें जितने भी साइकस के पौधे होते हैं वो अनावृतीय पौधों में ही आते हैं। उसके बाद है एंजियोस्पर्म तो आपको पता है कि दलहनी पौधे होते हैं, जिसमें ग्लूकोज एवं राइजोबियम्स पाया जाता है, ये तो आपको नॉलेज ही है। उसके पश्चात हमारा एंजियोस्पर्म जो होती है नॉन लेग्यूमिनियस यानी एक्टिनोमाइसीट्स यानी कवक, जैसे कि एलाइंस, मयरिका और पैरसस इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात हमारा है एंजियोस्पर्म जो दोस्तों होते हैं वो ब्राज़ीलियन घास के रूप में होते हैं, जिसमें जो है डिजिटेरिया, मक्का एवं जो है एंजियोस्पर्म्स पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। Our next important topic, mechanism of biological fixation of nitrogen. Friend, what do you mean to mechanism of biological fixation of nitrogen? So here nitrogen fixation is required. First is the molecule nitrogen. Second is a strong reducing power to reduce or nitrogen like a reduce FAD. FAD mean to flavins, adenines, dinucleotides, and the reduced to NAD. NAD mean to the Nactotamides and adenine dinucleotides. There is important a source of energy ATP, adenine triphosphate.
the ATP to transfer to hydrogen atom from NADH2 or FADH2 or dinitrogens, and there is an enzyme nitrogenesis. The enzyme is nitrogenesis is a fifth point is a compound for a trappings and ammonia form it is a sign it is a toxic to the cell. The reducing agent NADH2 and the FADH2 and ATP are provided by the photosynthesis and respiration. There is important to the ATP for the energy. The overall biochemical process involving to step view reduction of nitrogen to be ammonia. The enzyme nitrogenesis is MOFE containing protein and bind with their molecules of nitrogen and to add their binding site. This molecules of nitrogen is then acted upon to the hydrogen from the reducing coenzyme and reduced in the stepwise manner. It is the first produced or diamides is a N2H2. There is a hydromine, the N2H4, and finally ammonia is a 2NH3. The formation of ammonia. The ammonia is not be liberated by their nitrogen fixture. It is a toxic to the cells and therefore there's a fixed combined NH3 with the organic acid in the cell and form a ammonia acid. The general equation for a nitrogen fixation may be described as a following. So here the equation is N2 plus 16 ATP plus 8H positive plus He negatives is the formation of 2NH3 ammonia plus release of 16 ADP plus 16 PIs plus. So the molecules of nitrogen is a very stable molecules. The molecules of nitrogen is a very stable molecules. Therefore, a sufficient amount of cell energy in the form of ATP is required for the stepwise reduction of their nitrogen to ammonia. In a genomics, is a nitrogen fixation occur in a specially body called root nodules. There is a nodule is a developed due to net interaction between the bacteria rhizobiums. The tactic of rhizobiums and their lasm to root see the figure and their biochemical step of nitrogen fixation are named. However, to the lemons nodules is a pose of specially protein is called LEGHEMOGLOBIN, hemoglobins. There is synthesis by the haloglobins in the result of symbiosis as because either bacteria along Nora lasmi in the plant along process the protein. Recently, it has been to shown that a number of host genes are involved to achieve this. In addition to the hemoglobins, homoglobins as groups of proteins called nodulines are also synthesis which is a help to the establishing symbiosis and maintain to the novel fiction. In addition to the ligohemoglobins, groups of proteins called nodulins are also synthesized which help with the establishing to the symbiosis and maintain the nodal functioning. Here, ligohemoglobins is produced as a result of the interaction between two bacteriums and legumes roots. Apparently, the rhizobium's genes code for the hemiparts and the legumes root cell is a genes coded for the globins majority. Both the quantities of product together constitute their final protein ligohemoglobins. During to nitrogen fixation, function of the ligohemoglobin is to act as an oxygen scavenger, so that enzyme nitrogenesis then is a convert to N2 to ammonia under to the anaerobic condition. Here showing in this diagram, there is a host plant cytoplasma and other side is the rhizobiums in the noodle. There is a leg hemoglobins in the TCA cycle, ETS chain and phlodoxin. There is a converted to keto acid and the ATP is also released here. And resides and the other ammonia acid is a formation. And the secondly is ammonia is also formation. The other side nitrogen, diamides, hydrogens and the formation. There next is there is a nitrogenesis Fe and the FeMO is a complex and the nitrogenesis is a Fe and the FeMO complex and there is nitrogen FeMO complex is a formation of ammonia. So simplify the flash sheets of the
chemical step of nitrogen fixation. The leg hemoglobins is considered to lower down to the particle pressure of the oxygen and help in a nitrogen fixation. However, this function is specific for the legumes is only because the free-living microbe do not pose the nitrogen fixing is the legohemoglobins. Moreover, it has also not been found in the cyanobacteria symbiosis with the other plant, which fix nitrogen under to aerobic condition. यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको देख ही सकते हो कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक घटक भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यानी इसमें जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन स्थिरीकरण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है महत्वपूर्ण है। इसमें आणविक नाइट्रोजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन को अपचयित करने के लिए उच्च अपचायक क्षमता वाले अणु जैसे FAD यानी फ्लेविन्स एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये FAD का फुल फॉर्म भी है फ्लेविन्स एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर है ड्राई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संसाधित करने के लिए ऊर्जा स्रोत यानी ATP, यानी डाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संसाधित करने के लिए जो है ATP की बहुत ही आवश्यकता होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एरोनाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये याद रखना आप, ठीक है। नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम, उसके पश्चात तीसरा में आता है नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम। कहते हैं फिफ्थ जो है बनने वाले अमोनिया को ग्रहण करने वाले यौगिक, क्योंकि अमोनिया कोशिका के लिए एक विषैली होते हैं, यानी ये काफ़ी विषैली की तरह इसका जो है रिएक्ट होता है। कहते हैं अपचायक एजेंट एवं ATP प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी अपचायक एजेंट एवं जो है ATP प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन द्वारा प्राप्त होती है। कहते हैं संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया में जो है चरणबद्ध ढंग से नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन होता है और नाइट्रोजन जिनेज एंजाइम जो है मेलिडिनोमस एवं आयरन युक्त प्रोटीन होते हैं तथा आणविक नाइट्रोजन के बंधन स्थान पर जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन का यह अणु हाइड्रोजन से क्रिया भी करता है, कहते हैं हाइड्रोजन अपचयित एंजाइम से प्राप्त होती है, यानी ये एंजाइम से जो होती है प्राप्त होती है। कहते हैं इसकी अपचयित होती रहती है और ये पहले डाईएमाइड यानी N2H2 में कन्वर्ट होता है, यानी डाईएमाइड्स में कन्वर्ट होता है। उसके पश्चात जो है ये हाइड्रोजाइम्स में यानी N2H4 में होता है तथा अंत में जो है अमोनिया यानी 2NH3 में बना देता है। तो इस तरह से जो है हमारा अमोनिया की जो है फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके लिए दो प्रोसेसिंग होता है N2H2, ठीक है। उसके पश्चात जो है N2H4 में होता है, फिर जाके अमोनिया यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। कहते हैं अमोनिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारकों द्वारा मुक्त नहीं होती है, क्योंकि अमोनिया कोशिकाओं के लिए एक विषैली होती है। अंततः स्थिरीकारक अमोनिया एवं कार्बनिक अम्लों को मिलाकर एमिनो अम्ल बना देता है, यानी स्थिरीकारक अमोनिया जो है कार्बनिक अम्लों से मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? एमिनो अम्ल बना देता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्न प्रकार से सामान्य समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसका समीकरण जो है आपके समक्ष दिख ही रहा होगा। इसमें जो है N2+6 ATP है प्लस जो है 8 हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ जो है कटायन के साथ ये ज्वाइंट किया है। उसके बाद जो है अमोनिया गैस की यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हुई है और प्लस जो है 16 ADP जो है बाहर निकला है और प्लस 16 PI प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज किया है। उसके पश्चात कहते हैं कि यहाँ पर आणविक नाइट्रोजन बहुत ही अस्थायी अणु है। अंततः नाइट्रोजन को चरणबद्ध ढंग से अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए कोशिका ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है, यानी ATP के रूप में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका ऊर्जा के लिए में जो बहुत ही आवश्यक मात्रा में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं दलहनी पौधों यानी जो है लेग्यूमस, दलहनी पौधे तो आप जानते ही होंगे जो जिससे दाल उगती है। दाल वाले पौधे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके जड़ों में जो होता है राइजोबैक्टर नाम के जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम्स नाम के बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कन्वर्ट करके पौधे के लिए जो है उचित नाइट्रोजन जो है उपलब्ध कराता है। तो कहते हैं दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक विशेष भाग में होता है, जिसमें हम गंथरिका यानी नोडल्स कहते हैं, यानी कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ग्रांथिका में पाया जाता है, जिसको हम नोडल्स कहते हैं, ठीक है। ग्रांथिका का निर्माण जो है राइजोबियस जीवाणु तथा लेगुयस के बीच परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही होती है, ठीक है, जैसे हम डायग्राम में भी देखेंगे। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैव रासायनिक चरण सामान्य होते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जैव प्रक्रिया होती है वो सामान्य होते हैं कई, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यद्यपि जो है ग्लूकोज ग्रांथिकों में एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम
हैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हैग हीमोग्लोबिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि ये प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। कहते हैं हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण है सहजीविता के कारण होता है। सहजीविता यानी जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के कारण होता है, क्योंकि इससे अकेले जीवाणु तथा सेलुलोज नहीं बना सकते हैं। अभी हाल ही में ज्ञात हुआ है कि पोषी पौधे के अनेक जीन इसके बनाने में मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन जो हैगो हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त एक प्रोटीनों का समूह का भी निर्माण होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह सहजीवी संबंध बनाने तथा ग्रंथियों के कार्य को सुचारू ढंग से कार्य करने में काफ़ी मददगार भी सिद्ध होता है। कहते हैं हैगो हीमोग्लोबिन का निर्माण जीवाणु एवं हैग्लूम्स की जड़ की पारंपरिक क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। कहते हैं राइजोबियम्स के जीन हीम का कुटन करते हैं तथा जो है ग्लेयुम्स जुड़ की कोशिकाएं ग्लोबिन भाग को जो है कुटिज करती है। दोनों कुटेजों के उत्पाद मिलकर अंत में हैगो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए। यहाँ पर एक डायग्राम फ्लो दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पोषी पौधे का जीव द्रव्य और ग्रंथिक में राइबोसोबियम्स पाया जाता है। वो जो होता है कहते हैं हैगो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके TCA चक्र और ETA श्रृंखला पैरोडैक्सिन बनाता है, जिसके साथ जो है विभाजित हो गए कीटो अम्ल में और ATP में विभाजित कर देता है। उसके पश्चात जो है एक यूरोलाइडाइस और अन्य अमीनो अम्ल में बदलता है, जिसमें अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। जब ये फॉर्मेशन हो जाती है तो ये मुख्यतः नाइट्रोजन, डायएमाइड्स और हाइड्रोजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये कन्वर्ट करके क्या करता है नाइट्रोजिनियस FeMO में सम्मिलित करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है आइडोडोमाइड जो होते हैं NH जो होती है नाइट्रोजन FeFO में सम्मिलित हो जाती है, लेकिन यहाँ FeOM सम्मिलित जो होती है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार नाइट्रोजनीकरण में जो है जैव रासायनिक चरणों के संरक्षित वाहिकाएं पट्टिका जो है एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के काफ़ी फेवरेट भी रहा है। कहते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के आंशिक दबाव को कम भी करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद भी करता है, लेकिन यह जो है गुण केवल जो है लेग्यूमों में ही होता है, क्योंकि मुक्त रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जो है हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त यह साइनोबैक्टीरिया युक्त सहजीवन वाले अन्य पौधों में पाया जाता है। Here nitrate and ammonia accumulation by the plant. Friend, what do you mean to nitrate and ammonia accumulation by the plant? Here, as I point out in the previous section, nitrogen fixation is confined to the selected microbe and plants. But all plants require nitrogen because it has a role to play in the general metabolism. Therefore, plants which do not fix nitrogen use other combined nitrogen source such as a nitrate and ammonia from carrying on the metabolic activity. The nitrate is absorbed by most plants and reduced to ammonia with the help of two different enzymes. The first step conversion of nitrate to nitrate catalyzed by the enzyme is called nitrate reductase. This enzyme has several other important constituents including to the FAD and cytochromes, means NADPHR, NADH and monomeriums. Here, show the reaction NO3 negative plus NADH plus hydrogen ion. The nitrate is a reductase is a NO2 negative plus NAD plus H2O. The H2O is released on this reaction for the nitrate reductase case. The overall process of nitrate reductions take place in the cytosols and is an energy-dependent reaction. The enzyme nitrate reductase has been studied in many plants, and it is observed that enzyme is continuously synthesized and degraded. The enzyme nitrate reductase is inclusive. This means that increasing the nitrate concentration in the cytosols, the reduce as a more nitrate reductase to be synthesized. However, then the excess of NH4 positive it's produced, then it has a negative effect on the synthesis of nitrate reductase. In the plant, it has also been observed that light also increasing the nitrate reductase when to the nitrate is available. In the second step, the nitrate so formed is further reduced to the ammonia, and this is catalyzed by the enzyme nitrate reductase. Nitrate present in the cytoplasm is transported into the chloroplast or plastidized, where it is reduced to ammonia. Here, so in this reaction, the NO2 negative plus
3NADPH plus 3H positive. Here the nitrate reductase is a ammonia is a formation and plus 3NADPH is a also formation. The enzyme nitrate reductase is available to the accept the electron from to the source such as a NADH and NADPH or FADH2 besides the reduction of redoxins has also been shown to the provides electron to the nitrate reductase from the reducing nitrate to the ammonia. The ammonia so formed has to be utilized quickly by the plant because accumulations of ammonia has a toxic effect. Some plant including algae is a lives out of excess ammonia which can be further via oxidized to be nitrate and nitrate by microorganism in the soil for water. देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पौधे द्वारा नाइट्रेट एवं अमोनिया का स्वीकरण कैसे होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर ऐसे ही टॉपिक पे जो है क्वेश्चन बनाता है कि पौधे द्वारा नाइट्रेट एवं अमोनिया का स्वीकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे कि पिछले खंड में हम बताया जा चुका है कि नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण केवल कुछ विशेष सूक्ष्म जीवों एवं पौधों में ही होता है, परंतु सभी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सामान्य उपचार के लिए आवश्यक होता है। अंत वह पौधे जो नाइट्रोजन स्थिर नहीं कर सकते हैं वे अपनी अपचायी क्रियाओं के लिए संयुक्त नाइट्रोजन स्रोत जैसे नाइट्रेट एवं अमोनिया का उपयोग करते हैं। प्राय सभी जो है पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रेट का अमोनिया में अपचयन दो एंजाइम द्वारा होता है। पहला तो होता है नाइट्रेट से नाइट्रेट परिवर्तन का पहला चरण नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम द्वारा जो है प्रेरित होती है। इस एंजाइम के अन्य प्रमुख घटक है FAD यानी साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो होती है NADPH अथवा NADH एवं जो है मेलिविडम्स के रूप में प्रेजेंट होती है। कहते हैं इसका रिएक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जो है देखिए NO3 नेगेटिव में है प्लस NADH जो है यहाँ पर प्लस H हाइड्रोजन है, तो नाइट्रेट डैश जो होती है उसके पश्चात क्या होगा NO2 बोलेगा माइनस में बनेगा और प्लस NAD पॉजिटिव होगा प्लस H2O का जो है यहाँ फॉर्मेशन होगी और जो H2O है रिलीज भी करेगी। कहते हैं नाइट्रेट अपचयन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है साइट्रोसोल यानी साइट्रोसोल में होती है तथा ये अभिक्रिया ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये जो अभिक्रिया होती है सब ऊर्जा पर निर्भर करती है। कहते हैं एंजाइम नाइट्रेट जो है रिडक्टेस का अन्य पौधों में भी अध्ययन किया गया है तथा यह देखा गया है कि इसका लगातार संश्लेषण एवं विघटन होता ही रहता है। नाइट्रेट जो है रिडक्टेस एंजाइम को प्रेरित भी किया जा सकता है तथा इसका अर्थ यह है कि साइटोसोल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम की मात्रा भी बढ़ाया जा सकता है। कहते हैं परंतु नाइट्रेट आयन जो है अमोनिया की जो है अधिकता तथा नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जो भी एक विशिष्ट बात रखती है। यहाँ पर इस पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये PMT रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। कहते हैं पौधे में भी देखा गया है कि प्रकाश की उपस्थिति में यदि नाइट्रेट की उपलब्धता हो तो नाइट्रेट रिडक्टेंस बढ़ जाता है। अगर यही बात जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो है नाइट्रेट की उपलब्धता जो है नाइट्रेट रिडक्टेंस बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी इसको महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात द्वितीय चरण दूसरे चरण में क्या होता है, कहते द्वितीय चरण में पहले चरण में बने नाइट्राइट का जो अमोनिया में अपचयन हो जाता है तथा यह अभिक्रिया जो है नाइट्रोसाइट रिडक्टेस द्वारा जो है उत्प्रेरित होती है। साइटोसोल में उपस्थित नाइट्राइट का जो है हरित लवक में स्थानांतरण हो जाता है जहां ये अमोनिया में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर जो है NO2 नेगेटिव में है प्लस 3NADPH प्लस तथा 3H हाइड्रोजन है, यानी नाइट्रेट रिडक्टेस के लिए सम्मिलित होता है जिसमें जो है अमोनिया का ही फॉर्मेशन होती है जैसे NH3 प्लस जो है इसमें साथ में जो होता है 3NADPH पॉजिटिव में फॉर्मेशन होती है प्लस H2O गैस का भी जो H2O जो वाटर है उसका भी फॉर्मेशन होती है प्लस OH नेगेटिव का भी यहाँ फॉर्मेशन होती है। कहते हैं एंजाइम नाइट्रेट जो है रिडक्टेस NADH और NADPH तथा FAD से जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसके अतिरिक्त जो है अपचयित फेरडियोक्सिन की भी नाइट्राइट रिडक्टेस की उपस्थिति में नाइट्राइट को अमोनिया में जो है अपचयित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार उत्पन्न अमोनिया पौधे के लिए जो है एक तरह से विषैली
मानी जाती है। तो ये जो है पौधों के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप में बहुत विषैली होती है। अंत और इसका छिद्रांत से उपयोग करते हैं, यानी शीघ्रता से उपयोग करते हैं। कुछ पौधे जैसे शैवाल अधिक मात्रा में बनी अमोनिया को छोड़ते हैं, जिसका जो है मिट्टी एवं जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है नाइट्राइट तथा नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण होती है, यानी ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इसको जो है पेड़ पौधे दोबारा ले लेते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखती है यहाँ पर। Now our next topic is ammonia acid synthesis by plant. Friend, here ammonia acid synthesis by the plant is an important topic. As you have noticed that ammonia formation is achieved by the plant either by is a nitrogen fixation or second is by reduction of nitrate to nitrate. Ammonia NH4 is the most used from inorganic combined nitrogen. This ammonia is now become the major source of the production of ammonia acid, which are the build-up blocks of enzymes and protein. Amino acid have two important chemical groups, amino groups NH2 and carboxylic group minus COOH. Here reaction the RH and the COOH and ammonia. The typical ammonia acid functioning group. There is a functional group is R represented alkaline group. There is a functional group and R is a alkaline group here shown in this diagram. Ammonium so is produced the major source of amino group. However, the carboxylic groups has to be provided by other organic molecules synthesized by their plant. There are two major reactions for amino acid biosynthesis in a plant. The first is reductive animations reaction. The reductive amination reaction here. In this reaction, the amino is combined with the keto acid. The most important keto acid is the alpha ketoglutarate acid produced during to the operation of the carbocycle. The carbocycles is a C in this lesson 12 plant respirations, and the keto acid is undergoes to enzymatic reductives as any amino acids for produce of amino acid. Here reaction is alpha ketoglutarate acid plus ammonia. Glutamate and dehydrogenases is a glutamic amino acid is present. Similarly, another amino acid called to the aspartic acid is produced by the reductive amino acids of oxyacetic acid. It has been noticed that is a reductive amino acids represented their major port of the entry from amino into the metabolic stream in a plant. And this is a nitrated is a synthesis by the glutamic mix acid flow by the other amino acid. This is next is a transminations of reaction. Transmination reaction means this is another very important reaction for the amino acid biosynthesis. The reaction involves to transfer of amino group from already synthesis amino acid to the keto acid. Here showing this reaction, the alpha ketoglutarate acid is a aspartic acid. Its transamines is a glutamic acid is a oxoacetic acid. There is a keto acid, amino acid is a keto acid. In the above reaction, aspartic acid is a transferred in it is amino groups NH2 to the alpha ketoglutarate acid which synthesize the glutamic acid as and release keto acid. The reaction is catalyzed by the enzymes called transaminases. A large number of amino acids are synthesized by their transamination reaction. Amino acids are organic molecules. Cations is nitrogen. The incorporations of amino groups from amino into the keto acid represent the major step for synthesis of nitrogenous organic biomolecules. दोस्तों यहाँ पर जो है पौधे द्वारा अमीनो अम्ल का संश्लेषण की बात की गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पौधे द्वारा जो है अमीनो अम्ल का संश्लेषण किस प्रकार होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पौधे द्वारा अमोनिया उत्पादन निम्नलिखित तरीकों से हो सकती है। पहला तो हमें दिखाया गया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा जो है नाइट्रेट के नाइट्राइड्स में अपचयन द्वारा भी होता है, यानी दो प्रक्रिया बताई गई थी। कहते हैं अमोनिया जो है NH4 संयुक्त नाइट्रोजन की सर्वाधिक उपचारित अवस्था होती है। ये अकार्बनिक संयुक्त नाइट्रोजन की सबसे अधिक
एमिनो अम्ल के साथ जो है रिएक्शन करती है, यानी एमिनो अम्ल के निर्माण का मुख्य स्रोत भी मानी जाती है, जो प्रोटीन एवं एंजाइम के उत्पादन का मुख्य आधार है। कहते हैं एमिनो अम्ल में दो प्रमुख रासायनिक समूह होते हैं, एक एमिनो समूह होता है, एक कार्बोक्सिल समूह विद्यमान होती है। जैसे जैसे अमीनो समूह में जो है NH2 होता है और कार्बोक्सिल समूह में जो है विद्यमान होती है नेगेटिव COOH। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रतिरूप एमिनो अम्ल कारक समूह के साथ जो है जिसमें R एल्कलाइन समूह को प्रदर्शित किया गया है। ये रिएक्शन जो है RC इज द COOH एंड हाइड्रोजन एंड अमोनिया, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डायग्राम मान रखता है। ये जो हमारा है कहते हैं प्रतिरूप एमिनो अम्ल कारक समूह के प्रदर्शन करने के लिए बताया गया है। कहते हैं कि सामान्य एमिनो अम्ल में जो है R जो है एल्काइल समूह का एक प्रकार उत्पन्न करती है, यानी R जो है एल्काइल समूह का एक प्रकार उत्पन्न करती है। और कहते हैं अमीनो जो है अमोनिया एमिनो समूह का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। परंतु कार्बोक्सिल समूह अन्य कार्बनिक अणु से मिलते हैं जिनके संश्लेषण में पौधे होते हैं। पौधे में एमिनो अम्ल के जैव संश्लेषण की दो प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्धारित होती है। पहला जो प्रक्रिया होती है वो होती है अपचयित एमिनोकरण। देखिए अपचयित अमीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में अमीनो एक कीटो अम्ल से अभिक्रिया करती है और कैल्वस चक्र के दौरान बना अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण कीटो अम्ल होती है। यानी जो क्यूवल चक्र होता है, कैल्वस चक्र जो होती है, ठीक है, दौरान बना अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण कीटो अम्ल होती है, जो कीटो अम्ल एंजाइम कृत अपचयित एमिनीकरण द्वारा एमिनो अम्ल बनाता है। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन होता है अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल प्लस अमोनिया यानी ग्लूटामिक के डिहाइड्रोजिनेस, जिसमें जो है ग्लूटामिक अम्ल बनाता है। तो इस तरह से जो है माइनस कीटो अम्ल प्लस अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं इस प्रकार जो है एक्सलो एसिटिक अम्ल के अपचयित एमिनीकरण द्वारा जो है एसोपोटिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं यह देखा गया है कि अपचयित एमिनीकरण पौधों को अपचयित प्रक्रिया में अमीनो के प्रवेश का मुख्य स्थान माना गया है। यहीं से जो है ग्लूटामिक अम्ल और इसके उपरांत अन्य एमिनो अम्ल का संश्लेषण आरंभ हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात यहाँ पर बताया गया दूसरा पार्ट जो है पैरा एमिनीकरण अभिक्रिया यानी ट्रांसमिनेशन रिएक्शन। तो पैरा एमिनीकरण अभिक्रिया जो है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, इसमें जो है एमिनो अम्ल के जैव संश्लेषण की यह दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है। इस अभिक्रिया में पहले से संश्लेषित एमिनो अम्ल से एमिनो समूह का स्थानांतरण कीटो अम्ल को हो जाते हैं, यानी कीटो अम्ल को होते हैं, जिसमें जो है अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल और एसोपोटिक अम्ल बनाता है, जिसमें एसोमिजोम्स यानी ग्लूटामिक अम्ल और एक्सलो पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं उपरोक्त अभिक्रिया से जो है एसोपोटिक अम्ल अपना एमिनो समूह यानी NH2 अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल को स्थानांतरित कर जो ग्लूटामिक अम्ल का संश्लेषण करता है तथा कीटो अम्ल जो है मुक्त करता है। यह अभिक्रिया जो है ट्रांस एमिनोज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है और इस विधि द्वारा है अनेकों अमीनो अम्ल का जो है यहाँ पर संश्लेषण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं साथ में जो है एमिनो अम्ल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु का संश्लेषण कीटो अम्लों में अमोनिया से अमीनो समूह का जुड़ने का एक प्रमुख चरण भी माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा 10th चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 11th चैप्टर। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहें और देखते रहें त्रिपाण स्टडी सेंटर को, क्योंकि इसमें जो है बायोलॉजी की हर एक सब्जेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, साथ में जो है कई क्लासों के लिए जो इंपॉर्टेंट है तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन आप अपना कार्य मत भूलिएगा कि ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बात जो है सदैव ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चाहे आप लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन एक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे बच्चे तक पहुंचाना, क्योंकि ये कार्य मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे आपका सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जो है जितना हो सके इसको दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, जिससे कि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहते हैं जो दूसरे के लिए हेल्प करता है सदैव परमात्मा भी उसको हेल्प करता है। ठीक है, नेचर भी इसी रूप से बना हुआ है। कहते हैं नेचर में भी अगर आप उसको नष्ट कीजिएगा तो वो भी आपको नष्ट कर देगा। इसीलिए अगर आप दूसरों की हेल्प कीजिएगा तो आपको भी जो है नेचर सदैव हेल्प करेगा। हर जो बुरे
अवस्था में भी है जो आपको अच्छे अवस्था में कन्वर्ट कर देगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि ये सोचने वाली बात ही नहीं है, ना विचार करने वाली है, ये तो दूसरे तक पहुंचाने वाली है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो, अगर किसी को अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट करेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कि किसी को दुखी करने वाला बात है या ज़बरदस्ती दिखाने वाली बात है। ये इच्छाओं पर निर्भर करता है कि जिस बच्चे का सिलेबस है वो देखे और इसका जो है सही जो है ज्ञान प्राप्त करे। यही सिर्फ त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुंचे और वो बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो, क्योंकि बहुत से एनआईएस बच्चों को जो है सिलेबस पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन टू लाइन। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है लाइन टू लाइन एनआईएस बच्चों के लिए लेके आया है। कहते हैं साथ में जो है सीबीएसई के जो है पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सब बच्चे जो है इस वीडियो का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और इससे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईएसयू बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।